नमस्ते दोस्तों। एजी में आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी यानी सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में रिवाइज करेंगे। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स का काम स्टडी सेशन है, इसलिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। अगर नोटबुक पास हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। हमारे एक फिक्शनल स्टूडेंट पुणे के आरव ने कहा था कि उसे ग्राफ बनाना आता था, पर क्वेश्चन देखकर मेथड चुनना कंफ्यूजिंग लगता था। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जनरल रूल्स, लाइन ग्राफ, पॉलीग्राफ, बार डायग्राम, स्पाई डायग्राम, फ्लो मैप, थीमेटिक मैप, डॉट कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ मैप्स को क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स के साथ समझेंगे। और आरव की कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। कई स्टूडेंट्स ग्राफ को सिर्फ ड्राइंग टास्क मान लेते हैं, जबकि असली स्किल है डेटा की नेचर पहचाना। क्या ये टाइम सीरीज है, कंपैरिजन है, परसेंटेज है, मूवमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस ज्योग्राफिकल वेरिएशन? एक सेकंड रुक कर सोचो, क्योंकि मेथड का सिलेक्शन ही आंसर की पहली बड़ी डिसीजन है। चलो, सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पकड़ते हैं। डेटा किसी फिनोमिनन की प्रॉपर्टीज बताता है। ये अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है और टैबुलर फॉर्म में रखा जा सकता है। लेकिन जब वही डेटा ग्राफ्स, डायग्राम्स, मैप्स या चार्ट्स जैसे विजुअल मेथड से बदला जाता है, तो उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। यही डेफिनेशन एग्जाम में साफ लैंग्वेज में लिखनी है। अब सोचो, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, सेक्स रेशियो या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा टेबल दे दिया जाए तो कंपैरिजन करने में टाइम लगेगा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन पैटर्न्स को जल्दी दिखाता है। ग्राफिकल मेथड्स मीनिंगफुल कंपैरिजंस आसान बनाते हैं, टाइम बचाते हैं और इंफॉर्मेशन का सिंप्लीफाइड व्यू देते हैं। यही कारण है कि पिक्चर का इम्प्रेशन माइंड में ज्यादा देर रह सकता है। सोर्स में यह भी बताया गया है कि जियोग्राफर्स, इकोनॉमिस्ट, रिसोर्स साइंटिस्ट और डिसीजन मेकर्स डेटा का बहुत उपयोग करते हैं। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केवल क्लासरूम ड्राइंग नहीं है। ये जियोग्राफिकल डेटा को समझने, कंपेयर करने और इंटरप्रेट करने का प्रैक्टिकल टूल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर में 3 बेनिफिट जरूर जोड़ो: कॉम्प्रिहेंशन, कंपैरिजन और टाइम सेविंग। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? अगर पूछा जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टैबुलर प्रेजेंटेशन से बेहतर क्यों है, तो क्या तुम सिर्फ यह लिखोगे कि यह सुंदर दिखता है? नहीं, बेटर आंसर होगा कि विजुअल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को क्लियरर और डाइजेस्टेबल बनाती है, पैटर्न समझने और कंपैरिजंस करने में मदद करती है और नॉन ग्राफिकल फॉर्म से इन्फरेंस निकालने का टाइम बचाती है। अब हम जनरल रूल्स पर आते हैं। किसी ग्राफ, डायग्राम या मैप को इफेक्टिव बनाने के 3 ब्रॉड डिसीजंस इंपॉर्टेंट है: सुटेबल मेथड का सिलेक्शन, सुटेबल स्केल का सिलेक्शन और प्रॉपर डिजाइन। इन तीनों को एक चेन की तरह देखो। गलत मेथड से सही डेटा भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, गलत स्केल से वैल्यूज डिस्टॉर्ट हो सकती हैं और अधूरा डिजाइन रिप्रेजेंटेशन को इनकम्प्लीट बना सकता है। मेथड सिलेक्शन में डेटा का थीम देखना है। टेम्परेचर या पॉपुलेशन ग्रोथ जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में दिया हो, उसके लिए लाइन ग्राफ सूटेबल है। रेनफॉल या कमोडिटी प्रोडक्शन जैसे डेटा के लिए बार डायग्राम अच्छा रहता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या लाइफस्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉट मैप और पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए चोरोप्लेथ मैप सूटेबल है। इसलिए केवल डेटा का नाम नहीं, उसकी स्ट्रक्चर पहचानो। स्केल डेटा को डायग्राम या मैप पर मेजर करने का तरीका है। स्केल चुनते समय पूरा डेटा रेंज ध्यान में रखना चाहिए। स्केल ना बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा। बहुत बड़ा स्केल स्पेस की समस्या देगा और बहुत छोटा स्केल डिफरेंसेस को अनरीडेबल बना सकता है। एग्जाम में स्केल लिखना और उसे क्लियरली लेबल करना कंस्ट्रक्शन का एसेंशियल हिस्सा है। डिजाइन के 3 कीवर्ड्स याद रखो: टाइटल, लेजेंड और डायरेक्शन। टाइटल में एरिया का नेम, डेटा का रेफरेंस ईयर और डायग्राम का सब्जेक्ट या कैप्शन आ सकता है। नॉर्मली टाइटल, सबटाइटल और ईयर ऊपर सेंटर में रखे जाते हैं। लेजेंड कलर्स, शेड्स, सिंबल्स और साइंस एक्सप्लेन करता है। मैप में नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना ओरिएंटेशन के लिए जरूरी है। एक छोटी एग्जाम चेक: अगर मैप में अलग अलग शेड्स हैं लेकिन लेजेंड नहीं है, तो रीडर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेड किस कैटेगरी को दिखा रहा है?
इसलिए लेजेंड केवल डेकोरेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन की है। इसी तरह टाइटल और ईयर रिप्रेजेंटेशन का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फाइनल डायग्राम या मैप सबमिट करने से पहले डिजाइन कंपोनेंट्स की चेकलिस्ट मेंटली चलाओ। अब डायग्राम्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। वन डायमेंशनल डायग्राम्स में लाइन ग्राफ, पॉलीग्राफ, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और 8 सेक्स पिरामिड जैसे फॉर्म्स आते हैं। टू डायमेंशनल डायग्राम्स में पाई डायग्राम और रेक्टेंगुलर डायग्राम आते हैं। थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स में क्यूब और स्फेरिकल डायग्राम्स शामिल हैं। चैप्टर सभी टाइप्स की कंस्ट्रक्शन डिटेल में नहीं जाता, बल्कि कॉमनली ड्रॉन डायग्राम्स और मैप्स पर फोकस करता है। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? डेटा की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लेंथ, विड्थ और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के तरीके पर। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पाई डायग्राम किस कैटेगरी का है, तो टू डायमेंशनल आंसर आएगा। लाइन ग्राफ और बार डायग्राम वन डायमेंशनल है। याद रखने के लिए नामों को रटने से बेहतर है कि रिप्रेजेंटेशन की विजुअल डायमेंशन को समझो। एक क्विक रिकॉल, वन डायमेंशनल डायग्राम्स में दिए गए किसी भी 2 एग्जाम्पल्स बताओ और टू डायमेंशनल में कौन से 2 नाम आए थे। एक सेकंड रुककर खुद आंसर दो। अगर तुम्हारा आंसर लाइन ग्राफ और बार डायग्राम तथा पाई डायग्राम और रेक्टेंगुलर डायग्राम है, तो क्लासिफिकेशन सही डायरेक्शन में है। अब फर्स्ट मेजर कंस्ट्रक्शन टॉपिक है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ्स यूजुअली टाइम सीरीज डेटा के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स। टाइम सीरीज का मतलब है वैल्यूज को ईयर्स या मंथ्स जैसे टाइम सीक्वेंस के साथ दिखाना। यहाँ ट्रेंड यानी समय के साथ चेंज देखना मेन पर्पस होता है। लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने का पहला स्टेप है डेटा को सिंप्लीफाई करना। सोर्स एग्जाम्पल में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को राउंड नंबर्स में कन्वर्ट करने की बात है, जैसे 1961 और 1981 की वैल्यूज को सूटेबल राउंड फॉर्म में लेना। लेकिन राउंडिंग केयरलेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा स्केल और अप्रोक्सीमेशन चुनो कि डेटा का मीनिंगफुल पैटर्न बना रहे। दूसरा स्टेप है एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना। एक्स एक्सिस पर टाइम सीरीज वेरिएबल्स यानी ईयर्स या मंथ्स मार्क होते हैं। वाई एक्सिस पर डेटा क्वांटिटी या वैल्यू होती है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज या टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। फिर वाई एक्सिस पर अप्रोप्रिएट स्केल सेलेक्ट करके लेबल करो। अगर डेटा में नेगेटिव वैल्यू हो तो स्केल में नेगेटिव पोर्शन भी दिखना चाहिए। इसके बाद सिलेक्टेड स्केल के अनुसार हर ईयर या मंथ की वैल्यू प्लॉट करो। प्लॉटेड लोकेशन को डॉट से मार्क किया जाता है और डॉट्स को फ्री हैंड ड्रॉन लाइन से जॉइन किया जाता है। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वेरिएबल्स उल्टी कर देते हैं। टाइम जनरली एक्स एक्सिस पर और मेजर्ड वैल्यू वाई एक्सिस पर रखो, जब तक क्वेश्चन कोई अलग स्ट्रक्चर न दे। लाइन ग्राफ पर एक मिनी रिकैप। सिंप्लीफाई द डेटा, एक्सिस ड्रॉ करो, टाइम को एक्स एक्सिस पर रखो, क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर रखो, स्केल लेबल करो, वैल्यूज प्लॉट करो और डॉट्स ज्वाइन करो। कंस्ट्रक्शन आंसर में स्टेप्स का ऑर्डर क्लैरिटी दिखाता है। केवल फाइनल फिगर बनाना पर्याप्त नहीं, स्केल, लेबल्स और टाइटल रिप्रेजेंटेशन को रीडेबल बनाते हैं। अब एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन, डेकेडल या एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बेस्ट सूटेड मेथड क्या होगा? लाइन ग्राफ, पाई डायग्राम या फ्लो मैप, और क्यों? सोचकर आंसर दो। सही रीजनिंग है कि ये टाइम सीरीज डेटा है, इसलिए लाइन ग्राफ ट्रेंड को क्लियरली शो करेगा। मेथड और रीजन दोनों लिखना ऑब्जेक्टिव आंसर को स्ट्रॉन्गर बनाता है। पॉलीग्राफ को लाइन ग्राफ का एक्सपैंडेड कंपैरिजन वर्जन समझ सकते हो। इसमें टू और मोर वेरिएबल्स को इक्वल नंबर ऑफ लाइन से शो किया जाता है। एग्जाम्पल में अलग क्रॉप्स की ग्रोथ रेट्स, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज का सेक्स रेशियो कंपेयर किया जा सकता है। डिफरेंट लाइन पैटर्न्स या कलर्स वेरिएबल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? सिंपल लाइन ग्राफ में यूजुअली एक वेरिएबल का टाइम वाइज चेंज दिखता है, जबकि पॉलीग्राफ में मल्टीपल वेरिएबल्स की लाइंस एक साथ होती हैं, ताकि इमीडिएट कंपैरिजन हो सके। अगर क्वेश्चन पूछे कि पॉलीग्राफ 1 वेरिएबल के लिए है या मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए, वर्डिंग ध्यान से पढ़ना। चैप्टर के अनुसार 2 और मोर वेरिएबल्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब बार डायग्राम, इसे कॉलमनर डायग्राम भी कहा जाता है। बार्स की विड्थ समान होनी चाहिए,
बार्स के बीच इक्वल इंटरवल्स या इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और उन्हें कलर्स या पैटर्न से डिस्टिंक्ट बनाया जा सकता है। सिंपल, मल्टीपल और कॉम्पाउंड बार डायग्राम्स डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार चुने जाते हैं। यहाँ विजुअल कंपैरिजन प्राइमरी उद्देश्य है। सिंपल बार डायग्राम इमीडिएट कंपैरिजन के लिए होता है। गिवन डेटा सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना एडवाइजेबल है, फिर वेरिएबल्स को उसी ऑर्डर में प्लॉट किया जा सकता है। लेकिन टाइम सीरीज डेटा में टाइम सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए। ये छोटी सी एक्सेप्शन याद रखना, क्योंकि हर डेटा को ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सही नहीं होगा। सिंपल बार का कंस्ट्रक्शन सोचो। ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज या मंथ्स रखो, वाई एक्सिस पर वैल्यू और सुटेबल स्केल रखो। बार्स की विड्थ इक्वल, गैप्स इक्वल और हाइट्स डेटा वैल्यूज के प्रोपोर्शनल हो। टाइटल, स्केल और यूनिट्स क्लियरली लिखो। बार की हाइट को अंदाजे से नहीं, सिलेक्टेड स्केल के आधार पर प्लॉट करना है। अब मल्टीपल बार डायग्राम, इसमें 2 और मोर वेरिएबल्स को कंपैरिजन के लिए अलग अलग बार्स के रूप में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल है टोटल रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का कंपैरिजन, या डिफरेंट स्टेट्स में इरिगेशन सोर्सेज का शेयर। बार्स ग्रुप्ड हो सकते हैं, लेकिन विड्थ, स्पेसिंग और लेजेंड कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंपाउंड बार डायग्राम थोड़ा अलग है। इसमें एक सिंगल बार टोटल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और उसी बार को अलग अलग रेक्टेंगल्स या सेगमेंट्स में डिवाइड करके कंपोनेंट्स दिखाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के एग्जाम्पल में टोटल जनरेशन एक बार है, जिसके भीतर थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स अलग हिस्सों में दिखते हैं। टोटल और कंपोजिशन दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। यही सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। मल्टीपल बार में रिलेटेड वेरिएबल्स के लिए अलग अलग बार्स दिखाई देते हैं। कंपाउंड बार में कंपोनेंट्स एक ही बार के अंदर स्टैक्ड या डिवाइडेड होते हैं। एक सेकंड पॉज करके बताओ, अगर एक ईयर का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और उसके थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर पार्ट्स एक सिंगल बार में हो, तो मेथड कौन सा होगा? कंपाउंड बार डायग्राम। मल्टीपल बार की कंस्ट्रक्शन में टाइम सीरीज डेटा एक्स एक्सिस पर और लिटरेसी रेट्स जैसे वेरिएबल्स वाई एक्सिस पर मार्क किए जाते हैं। फिर टोटल, मेल और फीमेल वैल्यूज को क्लोज्ड कॉलम्स के रूप में प्लॉट किया जाता है। कंपाउंड बार में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है और सिंगल बार की टोटल लेंथ को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया यानी रिप्रेजेंटेशन और जनरल रूल्स और डायग्राम्स के कोर टाइप्स कवर कर चुके हैं। अपनी नोटबुक में एक 2 कॉलम कंपैरिजन बनाओ, मल्टीपल बार और कंपाउंड बार। एक साइड पर सेपरेट बार्स, दूसरी साइड पर 1 डिवाइडेड बार लिखो। ये छोटा एक्टिव रिकॉल टास्क लेटर आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। कुछ डेटा सेट्स क्लोजली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, जैसे मीन मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल। इनके लिए लाइन और बार ग्राफ्स को एक ही डायग्राम में कंबाइन किया जा सकता है। मंथ्स एक्स एक्सिस पर होते हैं, रेनफॉल बार से और टेम्परेचर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ दोनों वेरिएबल्स के लिए वाई एक्सिस पर अलग स्केल्स रखे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक्स एक्सिस को ईयर के 12 मंथ्स के लिए 12 पार्ट्स में डिवाइड करो। टेम्परेचर के लिए इक्वल इंटरवल जैसे 5 या 10 डिग्री सेल्सियस वाला स्केल चुनो और उसे एक साइड पर लेबल करो। रेनफॉल के लिए 5 या 10 सेंटीमीटर्स का सूटेबल स्केल चुनकर दूसरी साइड लेबल करो। स्केल मिक्सिंग से बचना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेम्परेचर वैल्यूज को लाइन ग्राफ की तरह प्लॉट और ज्वाइन करो, जबकि रेनफॉल वैल्यूज को बार्स की तरह दिखाओ। दोनों स्केल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि एक ही वर्टिकल स्पेस पर यूनिट्स अलग हैं। अगर स्टूडेंट केवल एक स्केल लिख देता है तो डायग्राम टेक्निकली एम्बिग्यूअस हो सकता है। टाइटल में दोनों वेरिएबल्स और प्लेस का नाम इंक्लूड करना यूजफुल है। क्विक चेक, दिल्ली या कोलकाता जैसे क्लाइमेट डेटा में मंथ्स, टेम्परेचर और रेनफॉल दिए हों, तो केवल लाइन ग्राफ क्यों नहीं? क्योंकि चैप्टर का सूटेबल कंबाइंड मेथड टेम्परेचर और रेनफॉल को एक साथ कंपेयर करता है, लाइन टेम्परेचर के लिए और बार रेनफॉल के लिए। तुम चाहो तो अभी नोटबुक में एक्सिस का रफ लेआउट बनाकर लेबल्स बोलकर देखो। अब पाई डायग्राम, इसे डिवाइडेड सर्कल डायग्राम भी कहा जाता है। इसमें पूरा सर्कल गिवन एट्रीब्यूट का टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और सर्कल के अलग सेक्टर्स डेटा के सबसेट्स दिखाते हैं।
हर सबसेट का एंगल उसके वैल्यू के प्रोपोर्शन में होता है। इसलिए पाई डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल लिंक है, टोटल सर्कल 360 डिग्रीज के बराबर है। अगर रॉ वैल्यूज दी हो तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है, गिवन स्टेट या रीजन की वैल्यू को ऑल स्टेट्स या रीजन्स की टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करो। अगर परसेंटेज दी हो तो परसेंटेज को 360 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो। परसेंटेज केस में शॉर्टकट 3.6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 3.6। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ध्यान से सुनो। सूटेबल रेडियस चुनो, जैसे 3, 4 या 5 सेंटीमीटर्स। सेंटर से आर्क तक एक रेडियस ड्रॉ करो। कैटेगरीज के एंगल्स कैलकुलेट करो। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना एडवाइजेबल है और स्मॉलर एंगल से क्लॉकवाइज स्टार्ट करो। अंत में टाइटल, सबटाइटल और लेजेंड ऐड करो तथा अलग कैटेगरीज के लिए डिस्टिंक्ट शेड्स या कलर्स यूज करो। स्मॉलर एंगल से स्टार्ट करने की प्रिकॉशन क्यों है? अगर बिगर एंगल से शुरुआत करोगे तो मेजरमेंट एरर अक्यूमुलेट हो सकता है और बाद में स्मॉलर एंगल प्लॉट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सर्कल भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि स्पेस में फिट न हो और इतना छोटा नहीं कि सेक्टर्स इलेजिबल हो जाएं। ये कंस्ट्रक्शन प्लस प्रिकॉशन वाला आंसर बन सकता है। एक एग्जाम्पल से फॉर्मूला सॉलिड करते हैं। अगर किसी कैटेगरी का परसेंटेज 20.2 हो तो एंगल होगा 20.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, यानी लगभग 73 डिग्रीज। सभी सेक्टर्स के एंगल्स जोड़ने पर टोटल लगभग 360 डिग्रीज आ चाहिए। राउंडिंग के कारण छोटा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन और फाइनल सर्कल कोहेरेंट होना चाहिए। अब तुम्हारी टर्न। परसेंटेज 50 हो तो पाई सेक्टर का एंगल कितना होगा? फॉर्मूला याद करके सोचो। 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, आंसर 180 डिग्रीज, यानी हाफ सर्कल। अगर परसेंटेज 25 हो तो 90 डिग्रीज। ऐसे सिंपल मेंटल चेक्स कैलकुलेशन की एक्यूरेसी वेरीफाई करने में मदद करते हैं। एडजी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप पूछना यूजफुल हो सकता है, खासकर जब फॉर्मूला समझ आ जाए लेकिन कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कंफ्यूज करे। अभी हमारा फोकस एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि लर्निंग फ्लो है। पहले खुद एंगल कैलकुलेट करो, फिर अपने आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यही एक्टिव रिकॉल फॉर्मूला को याद रखने से ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अब हम फ्लो मैप्स या फ्लो चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट ग्राफ और मैप का कॉम्बिनेशन है। ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच कमोडिटीज या पीपल के मूवमेंट को दिखाता है, इसलिए इसे डायनामिक मैप भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट मैप इसका एग्जाम्पल है, जहां पैसेंजर्स, व्हीकल्स या गुड्स के मूवमेंट को रूट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फ्लो मैप्स में लाइंस प्रोपोर्शनल विड्थ की होती हैं, यानी मूवमेंट या क्वांटिटी अधिक हो तो रूट स्ट्रिप कंपैरेटिवली वाइडर और क्वांटिटी कम हो तो नैरोअर दिखेगी। चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ डेटा बताता है। मूवमेंट की डायरेक्शन के अनुसार व्हीकल्स की नंबर या फ्रीक्वेंसी और पैसेंजर्स की नंबर या ट्रांसपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी। डायरेक्शन और अमाउंट दोनों मैप से समझ आते हैं। फ्लो मैप बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स याद रखो। पहला, डिजायर ट्रांसपोर्ट रूट्स और कनेक्टिंग स्टेशंस वाला रूट मैप। दूसरा, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के साथ गुड्स, सर्विसेज या व्हीकल्स का फ्लो डेटा। तीसरा, क्वांटिटी या व्हीकल्स की संख्या रिप्रेजेंट करने वाला सिलेक्टेड स्केल। इनमें से कोई एलिमेंट मिसिंग हुआ तो मैप का कम्युनिकेशन कमजोर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आउटलाइन मैप ऑफ द एरिया लो और रेलवे लाइंस तथा नोडल स्टेशंस मार्क करो। फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को ध्यान में रखकर स्केल सिलेक्ट करो। सिलेक्टेड स्केल के अनुसार रूट के बीच स्ट्रिप की थिकनेस प्लॉट करो। अंत में टेरेस्ट स्केल को लेजेंड की तरह ड्रॉ करो और नोडल पॉइंट्स के लिए डिस्टिंक्ट सिंबल्स चूज करो। यहाँ एक मिसकंसेप्शन चेक। फ्लो मैप में लाइन की विड्थ केवल आर्टिस्टिक चॉइस नहीं है, वो क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। और स्टेशन को रूट लाइन की तरह नहीं, नोडल पॉइंट या डिस्टिंक्ट सिंबल की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर क्वेश्चन ट्रैफिक फ्लो मैप का मेथड पूछे तो रूट मैप डेटा, स्केल, प्रोपोर्शनल स्ट्रिप्स और लेजेंड क्रम से लिखना। वाटर फ्लो मैप भी इसी प्रिंसिपल पर बनता है।
यहाँ स्ट्रिप विड्थ वाटर डिस्चार्ज या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लो मैप मूवमेंट या फ्लो की स्पेशल डायरेक्शन दिखाता है, जबकि सिंपल बार डायग्राम केवल कैटेगरीज या क्वांटिटीज कंपेयर कर सकता है। मैप एलिमेंट और प्रोपोर्शनल लाइन इसे डायनेमिक बनाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन। ग्राफ्स और डायग्राम्स डेटा के इंटरनल वेरिएशंस की कंपैरिजन में यूजफुल हैं, लेकिन कई बार रीजनल पर्सपेक्टिव नहीं दे पाते। तब थीमेटिक मैप्स काम आते हैं। थीमेटिक मैप्स किसी पर्टिकुलर थीम या ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल वेरिएशन दिखाते हैं। इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स भी कहा गया है। थीमेटिक मैप बनाने के लिए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा चाहिए। सिलेक्टेड एरिया का आउटलाइन मैप एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के साथ चाहिए और थीम के अनुसार फिजिकल मैप चाहिए। उदाहरण के लिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिजियोग्राफिक मैप यूजफुल हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन मैप के लिए रिलीफ और ड्रेनेज मैप रिलेवेंट हो सकते हैं। मेथड सिलेक्शन थीम और ज्योग्राफी दोनों पर डिपेंड करता है। रूल्स को चेकलिस्ट की तरह देखो। एरिया का नेम, सब्जेक्ट मैटर का टाइटल, डेटा का सोर्स और ईयर, सिंबल्स या कलर्स की इंडिकेशन और स्केल। ड्राइंग केयरफुली प्लान्ड होनी चाहिए। अगर मैप में शेड्स हैं पर कैटेगरीज का एक्सप्लेनेशन नहीं या सोर्स और ईयर एब्सेंट है तो डिजाइन इनकम्प्लीट माना जा सकता है। ये पॉइंट मिस मत करना। थीमेटिक मैप्स ब्रॉडली क्वांटिटेटिव और नॉन क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव मैप्स डेटा के मेजरेबल वेरिएशंस दिखाते हैं, जैसे रेनफॉल को मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, 100 टू 200, 50 टू 100 और लेस देन 50 सेंटीमीटर्स कैटेगरीज में रिप्रेजेंट करना। नॉन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मैप्स नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, जैसे हाई और लो रेनफॉल रिसीविंग एरियाज। एक सेकंड पॉज करके बताओ, लिटरेसी रेट की एग्जैक्ट रेंजेस वाली मैप क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव, क्योंकि वैल्यूज मेजरेबल हैं और कैटेगरीज बनाई जा रही हैं। केवल हाई और लो एरियाज का ब्रॉड डिस्क्रिप्शन हो बिना मेजर्ड कैटेगरीज के तो नॉन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव अप्रोच हो सकती है। कीवर्ड्स पर ध्यान देना आंसर को प्रिसाइज बनाता है। अब क्वांटिटेटिव थीमेटिक मैप्स के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं: डॉट मैप्स, चोरोप्लथ मैप्स और आइसोप्लथ मैप्स। डॉट मैप फिनोमेना की डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। चोरोप्लथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अनुसार डेंसिटी, लिटरेसी रेट, ग्रोथ रेट या सेक्स रेशियो जैसी वैल्यूज दिखाता है। आइसोप्लथ नेचुरल कंटिन्यूटी के आधार पर इक्वल वैल्यूज को लाइन से ज्वाइन करता है। इन तीनों का बेसिस अलग है। डॉट मैप पॉपुलेशन, कैटल या क्रॉप्स जैसे फिनोमिना की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए ड्रॉ किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, सेलेक्टेड थीम का स्टैटिस्टिकल डेटा, डॉट वैल्यू डिसाइड करने वाली स्केल और रीजन का फिजियोग्राफिक मैप इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। फिजियोग्राफी की मदद से माउंटेनियस, डेजर्ट या स्नो कवर्ड एरियाज जैसे लोकेशंस में डॉट्स की प्लेसमेंट थॉटफुली की जा सकती है। डॉट मैप कंस्ट्रक्शन में पहले डॉट का साइज और वैल्यू सेलेक्ट करो, फिर हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए नंबर ऑफ डॉट्स कैलकुलेट करो। अगर स्केल 1 डॉट इक्वल्स 1 लाख पॉपुलेशन हो तो स्टेट की पॉपुलेशन को 1 लाख से डिवाइड करके डॉट्स मिलेंगे। फ्रैक्शन को सूटेबल राउंडिंग के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर डॉट्स प्लेस करो और फिजियोग्राफिक फीचर्स देखकर डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करो। डॉट मैप की दो प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को बहुत थिक या बोल्ड नहीं बनाना चाहिए, वरना डॉट्स छिप सकते हैं। सभी डॉट्स सेम साइज के होने चाहिए, क्योंकि डॉट का फिक्स्ड वैल्यू होता है। अलग अलग साइज के डॉट्स यूज करोगे तो रीडर को स्केल समझना मुश्किल होगा। इसलिए यूनिफॉर्म डॉट साइज और क्लियर लेजेंड रखो। चोलोप्लिथ मैप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से रिलेटेड डेटा दिखाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, ग्रोथ रेट और सेक्स रेशियो इसके एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रक्शन के पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फिर डेटा को 5 कैटेगरीज में ग्रुप करो: वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो और वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। हर कैटेगरी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शेड से दिखाओ। कैटेगरीज बनाने का फॉर्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय 5, जहां रेंज इक्वल्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। लिटरेसी रेट एग्जाम्पल में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू से रेंज निकाली जाती है, फिर उसे 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एग्जैक्ट इंटरवल को
कन्वीनियंट राउंड नंबर में बदला जा सकता है, लेकिन कैटेगरी बाउंड्रीज क्लियरली लिखना और शेड्स को लेजेंड में एक्सप्लेन करना जरूरी है। डॉट और चोरोप्लेथ का डिस्टिंक्शन फिर से। डॉट मैप में रिपीटेड डॉट्स किसी फिनोमेन की क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। चोरोप्लेथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किसी कैटेगरी के शेड या पैटर्न से फिल होता है। इसलिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉट मैप और पॉपुलेशन डेंसिटी या लिटरेसी रेट के लिए चोरोप्लेथ मैप चूज करना चैप्टर का की मेथड सिलेक्शन पॉइंट है। मिनी क्विज। अगर क्वेश्चन पूछे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा मैप दिखाता है, ऑप्शंस में चौरोप्लेथ और डॉट दोनों हो, तो चैप्टर की एक्सरसाइज में एक्सपेक्टेड आंसर डॉट मैप है। लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी या लिटरेसी रेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अनुसार हो, तो चौरोप्लेथ सुटेबल होगा। एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ना और फिनोमेनन तथा वेरिएबल में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब आइसोप्लेथ मैप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाली डेटा रिप्रेजेंटेशन से अलग। कुछ ज्योग्राफिकल वेरिएशंस नेचुरल बाउंड्रीज के आधार पर कंटिन्यूस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, स्लोप या हाइट। ऐसे डेटा में इक्वल वैल्यूज वाले प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। आइसोप्लेथ शब्द में आइसो का अर्थ इक्वल और प्लेथ का अर्थ लाइंस बताया गया है। डिफरेंट इक्वल वैल्यू लाइंस के नेम्स भी सोर्स में दिए हैं। इक्वल टेम्परेचर के लिए आइसोथर्म, इक्वल प्रेशर के लिए आइसोबार, इक्वल रेनफॉल के लिए आइसोहिट, इक्वल क्लाउडीनेस के लिए आइसोनेफ, इक्वल सनशाइन के लिए आइसोहिल, इक्वल हाइट्स के लिए कॉन्टूर, इक्वल डेप्थ्स के लिए आइसोबाथ और इक्वल सैलिनिटी के लिए आइसोहेलिन। इन नेम्स को एग्जाम्पल्स के साथ याद करना आसान है। आइसोप्लेथ मैप के लिए बेस मैप पर पॉइंट लोकेशंस चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर या रेनफॉल का सूटेबल डेटा चाहिए और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्रेंच कर्व की आवश्यकता हो सकती है। इक्वल इंटरवल सेलेक्ट करना चाहिए। कॉमनली 5, 10 या 20 जैसे इंटरवल्स आइडियल माने गए हैं। आइसोप्लेथ का वैल्यू लाइन के अलोंग या लाइन को ब्रेक करके लिखा जाता है। अब इंटरपोलेशन समझते हैं। दो स्टेशंस पर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी हो और उनके बीच का इंटरमीडिएट वैल्यू मैप पर लोकेट करना हो, तो इंटरपोलेशन यूज होती है। पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज डिटरमाइन करो, फिर रेंज निकालो, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज के आधार पर होल नंबर इंटरवल चूज करो, जैसे 5, 10 या 15। एग्जैक्ट पॉइंट डिटरमिन करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के डिफरेंस से रिलेट किया जाता है और सिलेक्टेड इंटरवल को ध्यान में रखा जाता है। सोर्स एग्जांपल में दो प्लेसेस की टेम्परेचर्स 28 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस हैं। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और 30 डिग्रीज की आइसोथर्म ड्रॉ करनी है। 30 28 से 2 यूनिट्स दूर है, इसलिए 0.4 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द 28 डिग्री लोकेशन होगा। यह एग्जाम्पल प्रोपोर्शनल थिंकिंग दिखाता है। 28 और 33 के बीच टोटल डिफरेंस 5 डिग्रीज है। मैप डिस्टेंस 10 मिलीमीटर्स है। 30 डिग्रीज लोअर वैल्यू 28 से 2 डिग्रीज आगे है, इसलिए डिस्टेंस का 2/5 हिस्सा यानी 4 मिलीमीटर्स लोअर पॉइंट से मेजर होगा। आइसोप्लेथ्स हमेशा मिनिमम वैल्यू से शुरू करने की गाइडलाइन भी याद रखो। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स चोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ को शेड्स और लाइंस देखकर बस याद कर लेते हैं, पर बेसिस भूल जाते हैं। चोरोप्लेथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ग्रुप्ड कैटेगरीज पर आधारित है। आइसोप्लेथ इक्वल वैल्यूज की लाइंस और कंटिन्यूस वेरिएशन पर आधारित है। अगर आंसर में ये बेसिस साफ लिख दिया तो डेफिनेशन और डिस्टिंक्शन दोनों मजबूत हो जाते हैं। अब चैप्टर के एक्सरसाइज स्टाइल क्वेश्चंस को मेंटली मैप करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉट मैप, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए लाइन ग्राफ, पॉलीग्राफ के लिए मोर देन वन वेरिएबल और डायनामिक मैप के लिए फ्लो मैप। ये डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चंस हैं, लेकिन हर आंसर के साथ एक छोटा रीजन जोड़ने की हैबिट रखो। इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी दिखती है। 30 वर्ड आंसर्स के लिए डेफिनेशन +1 यूज +1 फीचर वाला फ्रेम हेल्पफुल है। थीमेटिक मैप के लिए स्पेसिफिक थीम या कैरेक्टरिस्टिक की रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। डॉट मैप में सेम साइज डॉट्स और सेलेक्टेड डॉट वैल्यू लिखो। चोरोप्लेथ में 5 कैटेगरीज और शेड्स लिखो। आइसोप्लेथ में इक्वल वैल्यू लाइंस और इंटरपोलेशन का आइडिया लिखो। फ्लो मैप में ओरिजिन, डेस्टिनेशन और प्रोपोर्शनल विथ लाइंस लिखो।
मल्टीपल और कंपाउंड बार डायग्राम पर आंसर लिखते समय एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट जरूर दो। मल्टीपल बार में 2 और मोर वेरिएबल्स सेपरेट बार्स के रूप में कंपेयर होते हैं। कंपाउंड बार में 1 बार टोटल को शो करता है और उसके सेगमेंट्स कंपोनेंट्स को। पाई डायग्राम में फॉर्मूला और कंस्ट्रक्शन प्रिकॉशंस छोड़ना नहीं, केवल डायग्राम का नाम लिखकर आगे मत बढ़ जाना। अगर 5 मार्क कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आए तो आंसर को ऑर्डर्ड स्टेप्स में रखो। पहले डेटा और मेथड सिलेक्शन, फिर स्केल, एक्सेस या बेस मैप, प्लॉटिंग, कैटेगरीज या सेगमेंट्स, और अंत में टाइटल, लेजेंड, डायरेक्शन तथा सोर्स ईयर। जहां एप्लीकेबल हो प्रिकॉशन भी लिखो। एग्जामिनर को यह दिखना चाहिए कि तुम फाइनल ड्राइंग के पीछे की प्लानिंग समझते हो। एक फाइनल एक्टिव रिकॉल राउंड। टेम्परेचर और रेनफॉल का मंथली डेटा हो तो कौन सा कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कौन सा मैप, लिटरेसी रेट बाय स्टेट्स हो तो कौन सा मैप, इक्वल टेम्परेचर लाइंस हो तो उनका नाम। आंसर्स क्रम से सोचो, लाइन एंड बार ग्राफ, डॉट मैप, चोरोप्लेथ मैप और आइसोथर्म। अब पूरे चैप्टर का कॉम्पैक्ट मेथड मैप बनाते हैं। टाइम सीरीज और ट्रेंड्स के लिए लाइन ग्राफ, मल्टीपल टाइम वाइज वेरिएबल्स के कंपैरिजन के लिए पॉलीग्राफ, कैटेगरीज के लिए बार डायग्राम्स, टोटल और पार्ट्स के लिए पाई डायग्राम, मूवमेंट के लिए फ्लो मैप, स्पेसिफिक रीजनल थीम के लिए थीमेटिक मैप, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉट मैप, एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज के लिए चोरोप्लेथ, कंटिन्यूअस इक्वल वैल्यूज के लिए आइसोप्लेथ। और यूनिवर्सल डिजाइन चेकलिस्ट, टाइटल में एरिया, सब्जेक्ट और ईयर, लेजेंड में कलर्स, शेड्स और सिंबल्स, मैप में नॉट डायरेक्शन, स्केल क्लियरली लेबल्ड, बार्स इक्वल विड्थ और इक्वल डिस्टेंस, डॉट सेम साइज, पाई सेक्टर्स केयरफुली मेजर्ड, फ्लो लाइंस प्रोपोर्शनल विड्थ। यह चेकलिस्ट किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लास्ट मिनट क्वालिटी चेक की तरह यूज कर सकते हो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। आज हमने केवल नेम्स नहीं गिने, बल्कि हर मेथड का पर्पस और कंस्ट्रक्शन लॉजिक समझा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा को सिंप्लीफाई करती है, कंपैरिजंस आसान बनाती है और ज्योग्राफिकल पैटर्न्स को जल्दी कम्युनिकेट करती है। मेथड हमेशा डेटा की नेचर देखकर चुनना है और स्केल तथा डिजाइन को कभी ऑप्शनल नहीं मानना है। तुम्हारा फाइनल चैलेंज ये है, नोटबुक में एक पेज पर मेथड सिलेक्शन फ्लो चार्ट बनाओ। सबसे ऊपर लिखो डेटा किस प्रकार का है, फिर टाइम, कंपैरिजन, परसेंटेज, मूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस वेरिएशन के ब्रांचेस बनाओ। हर ब्रांच के सामने सूटेबल ग्राफ या मैप लिखो। उसके बाद किसी एक मेथड की कंस्ट्रक्शन अपने शब्दों में किसी फ्रेंड को टीच करो। अगर किसी स्टेप पर डाउट अटक जाए तो एचजी में उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह पूछो और एक्सप्लेनेशन को अपने वर्ड्स में दोहराकर एक्टिव रिकॉल करो। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, सही मेथड, सुटेबल स्केल, एक्यूरेट प्लॉटिंग और कंप्लीट डिजाइन। कॉमन मिस्टेक है ग्राफ बना देना लेकिन टाइटल, लेजेंड, यूनिट्स या डायरेक्शन भूल जाना। इस चेकलिस्ट को एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करना। तो आज का स्मॉल चैलेंज लेकर जाओ। बिना नोट्स देखे डॉट मैप, चोरोप्लेथ मैप और आइसोप्लेथ मैप का एक एक लाइन डिस्टिंक्शन बोलो, फिर पाई डायग्राम का एंगल फॉर्मूला लिखो। अगर तुमने ये किया तो चैप्टर की कोर अंडरस्टैंडिंग काफी मजबूत हो जाएगी। आराम से पढ़ो, जल्दी में नहीं, क्लैरिटी ड्राइंग की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है। आज के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज एक बार फिर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्राफ्स और डायग्राम्स कंपैरिजन तथा कॉम्प्रिहेंशन आसान बनाते हैं। लाइन ग्राफ टाइम सीरीज के लिए, बार डायग्राम्स कंपैरिजन के लिए, पाई डायग्राम टोटल और पार्ट्स के लिए, फ्लो मैप मूवमेंट के लिए, डॉट मैप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चोरोप्लेथ एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज के लिए और आइसोप्लेथ इक्वल कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए है। स्केल, टाइटल, लेजेंड और डायरेक्शन मत भूलना। और आरव वाली कंफ्यूजन अब तुम्हारी नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन देखते ही पहले डेटा की नेचर पहचानो, फिर मेथड चुनो, फिर स्केल और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स सोचो। खुद से पूछो, ये टाइम के साथ बदल रहा है, कैटेगरीज कंपेयर कर रहा है, पार्ट्स ऑफ अ होल दिखा रहा है, फ्लो दिखा रहा है या स्पेस में कंटिन्यूअस वेरिएशन। यही तुम्हारा एग्जाम सुपर पावर है।
एडजी के साथ क्लास 12 ज्योग्राफी का ये एक्सटेंडेड रिवीजन यहीं समाप्त करते हैं। नोटबुक में आज का मेथड मैप और एक कंस्ट्रक्शन आंसर्स रूल पूरा करना। कॉमन मिस्टेक फिर याद रखो, इनकम्प्लीट लेबल्स और अनसुटेबल स्केल पूरे रिप्रेजेंटेशन को कमजोर कर सकते हैं। अगली बार इसी चैप्टर को अपने वर्ड्स में टीच करके देखना। मैं गौरव और स्वाति के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आराम से पढ़ो, समझकर बनाओ और अपने डेटा को बोलने का मौका दो।